अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल एस्पिरेंट्स। जी मैं सैयद मोहसिन सर। आज हम उर्दू ऑप्शनल डेमो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आज डेमो जो होने वाला है उसमें क्या क्या टॉपिक हम डील करने वाले हैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आज 1 आवर का हमारा डेमो लेक्चर रहेगा 7:30 से 8:30 इंशाल्लाह। उसमें हम फ्रेश एस्पिरेंट के लिए जो बिगिनर्स है, ठीक है, जो बिगिनर्स है और जो अभी तक उर्दू ऑप्शनल का सिलेबस भी नहीं देखे, उनको आज एड्रेस करने वाले हैं मेनली। तो आज हम उर्दू ऑप्शनल, ठीक है, इसका सिलेबस और इस सिलेबस को हम PYQ से लिंक करेंगे। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे लिंक करेंगे। उससे लिंक करने के बाद हमें समझ में आएगा कि यार यूपीएससी का सिलेबस कितना आसान है या कितना चैलेंजिंग है, कितना उसको प्रिपेयर होना है, कितने वैरायटी के सवाल आते हैं, एक पूरा अंदाजा आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल सिलेबस पे कमांड और प्रीवियस ईयर थीम्स पे कमांड, ये दो चीजों पे कमांड आ गई तो उसके बाद तो काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको हमारा जो कोचिंग प्रोग्राम रहेगा उसमें तो हम सारा सिलेबस भी कवर करा देंगे, सारे आंसर भी आपको एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के साथ डिक्टेट कराकर दे देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं रहेगा। तो एक एक करके हम चीजें डील करते जाएंगे। फिर मेरी तरफ से जब एड्रेस खत्म हो जाएगा क्लास का तो तुम लोगों को कुछ डाउट्स है तो पूछने के लिए मौका भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम डेमो लेक्चर तकरीबन 4 डेमो लेक्चर रखने वाले हैं इंशाल्लाह। आज 20 तारीख है, 20, 21, 22 इस तरीके से हम तकरीबन 4 डेमो लेक्चर रखने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगा, आप लोगों को एक PDF नजर आएगी। ठीक है, और हर लेक्चर आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। जी यहाँ पर स्क्रीन नजर आ रही है सारे बच्चों को, सिलेबस, उर्दू सिलेबस। यस सर। हाँ, चलिए, तो उर्दू सिलेबस यहाँ पर हम देख रहे हैं। पेपर 1 सेक्शन ए, तो पेपर 1 में जो सेक्शन ए है उसका सिलेबस देख रहे हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर अदर स्टेट PSC इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार एंड अदर स्टेट PSC। तो सिलेबस के मेजर पॉइंट्स क्या है मैं उसको आपको फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा। सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिका। ये एक पॉइंट है, इसके अंदर 3 सब पॉइंट दिए गए सिलेबस में। तो हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिका। तो अब सिलेबस में अब जो तुम लोगों में से फ्रेशर कैंडिडेट है, बिगिनर है, वो बंदे को पता ही नहीं कि भाई ये हिंद आरियाई जबान क्या होती है और ये जबानों का आगाज और इर्तिका कैसे हुआ क्या नहीं, उसको नहीं पता। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, हम एक एक करके चीजों को डील भी करेंगे। फर्दर सिलेबस में बताया गया है कि कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई देखकर आना है आप। तो अब यहां पर देखो, ये जो सिलेबस का एक पॉइंट है हिंद आरियाई जबानों का इर्तिका, और इसके अंदर जो 3 सब पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये सिलेबस का अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा है। तकरीबन इससे आपको 30 से 60 मार्क्स आ सकते, 30 to 60 मार्क्स एक पॉइंट से
30 से 60 मार्क्स आ सकते हैं। एक होता है आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 15 का, एक 20 का। हर तरीके से यहाँ पर सवाल बन जाएगा आपको, और टोटली एटलीस्ट 30 मार्क्स आएंगे, कम से कम 30, और ज्यादा से ज्यादा 60 मार्क्स भी आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है सिलेबस का, हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिका। ये अब इसमें 3 हमें टाइम पीरियड देखना होता है, 3 अदवार देखना होता है। एक इंग्लिश के सिलेबस में जैसा लिखे है, ओल्ड इंडो आर्यन, कदीम हिंद आरियाई दौर। दूसरा वस्ती हिंद आरियाई, देन जदीद हिंद आरियाई। ये तीनों है। अब ये तीनों दौर पर आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक सवाल आएगा आपको, कदीम हिंद आरियाई दौर पर नोट लिखिए या तफसीली नोट लिखिए। तो आपको कदीम हिंद आरियाई दौर पे जो भी पॉइंट मालूम है आप वहां पर लिख सकते हैं। तो एक सवाल ऐसा आएगा आपको, कदीम हिंद आरियाई दौर पर नोट लिखिए। दूसरा सवाल ऐसा आ सकता, कदीम हिंद आरियाई दौर में कौन सी जबानें और बोलियां बोली जाती थी, जायजा लीजिए। कौन सी जबानें और बोलियां बोली जाती थी, जायजा लीजिए। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता। ठीक है, तीसरा ऐसा भी आ सकता आपको कि कदीम हिंद आरियाई दौर में उर्दू जबान की, या कदीम हिंद आरियाई दौर में संस्कृत जबान की क्या अहमियत रही, जायजा लीजिए। तो आपको तरह तरह से सवालात आ सकते एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। हाँ, तो एक पॉइंट पे इतने किस्म के सवाल तो मैं आपको जबानी बता रहा हूं। अब छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि भाई उर्दू ऑप्शनल कितना आसान है और कितना जबानी याद हो जाते हैं आंसर। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 150 वर्ड में जो हमें आंसर्स लिखना होता है, विद इन 7 मिनट लिखना होता है। देखो कितना प्यारा आंसर तुम्हारा कदीम हिंद आरियाई दौर पे याद हो जाता। पहले तो आपको बताना है कि भाई ये कदीम हिंद आरियाई दौर क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, और इस दौर की नुमाइंदगी कौन सी जबान करती है। तो कदीम हिंद आरियाई दौर हिंद आरियाई जबानों के इर्तिका का पहला दौर है, जिसका टाइम पीरियड यानी ये दौर 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह, 1500 बीसी से 500 बीसी, 1000 साल रहा। ठीक है, अब बताना अगली लाइन में हमें यह रहेगा कि कदीम हिंद आरियाई दौर की नुमाइंदगी कौन सी जबान करती है। बताओ, किसी को पता है तो इस दौर की नुमाइंदगी? कदीम हिंद आरियाई दौर की नुमाइंदगी कौन सी जबान करती है? संस्कृत। वेरी गुड, संस्कृत करती है। तो यहां पर तुम्हारा इंट्रो पैराग्राफ हो गया। अब तुम्हें बताना है कि संस्कृत की जो अहमियत रही उसको भी लिख सकते आप, और या फिर संस्कृत की जो इर्तिकाई मंजिलें रही वो भी बता सकते आप। तो आप यहाँ बताएंगे कि जो संस्कृत रही वो कितने सतहों पर यहाँ पर तरक्की पाती थी इस दौर में, या फिर संस्कृत की कितने किस्म की शक्लें थी वो भी आप बता सकते हैं। अगर से सवाल आया कि कदीम हिंद आरियाई दौर पर नोट कीजिए, तो संस्कृत की एक शक्ल होती है जिसको वैदिक संस्कृत कहेंगे आप, एक शक्ल होती है जिसको आप क्लासिकी संस्कृत कहेंगे, और संस्कृत की इलाकाई शक्लें भी थी जो 3 तरह से फैली हुई थी 3 इलाकों में। किसी को पता है संस्कृत की इलाकाई शक्लें और वो 3 नाम? सर। हाँ बोलिए। उदीचिया, प्राचिया और हाँ मध्य देशिया। हाँ, वेरी गुड। तो अब आंसर में आप सेकंड पैराग्राफ वैदिक के बारे में लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ क्लासिकी के बारे में, देन यहां पर एडिशनल पॉइंट जो एज ए मेंटर, एज ए टीचर हम आपको देंगे वो आप लिखेंगे। देखो अब यहां पर आमतौर पर किताबों में बच्चे छोड़ देते हैं ये पॉइंट,
कि वैदिक और क्लासिकी संस्कृत में फर्क था। तो आप जब ये दोनों पैराग्राफ लिखने के बाद अगला पैराग्राफ में लिखेंगे कि वैदिक और क्लासिकी संस्कृत में सूती और कवायदी, सूती यानी आवाज, कवायदी ग्रामर, तो सूती और कवायदी एतबार से फर्क था। इतना लिखकर इन दोनों के बारे में आप मामला खत्म करते हुए फिर संस्कृत की इलाकाई शक्लें थी किस तरीके से नमूदार हुई थी, और ये तीन जो इलाकाई शक्लें हैं इनके बारे में छोटे छोटे दो दो लाइन के पैराग्राफ लिखना। उदेशिया किस इलाके में बोली जाती थी और इसकी अहम खुसूसियत क्या थी, प्राचिया, मध्य देशा, तो इस तरीके से आप बोलते जाओगे छोटे छोटे पैराग्राफ। तो अब जाकर क्या हो गया, आपके पास 6-7 छोटे छोटे पैराग्राफ हो गए। एक तो आपने इंट्रो बताया, कदीम हिंदारियाई क्या है, फिर संस्कृत के बारे में बताया कि इसकी नुमाइंदगी संस्कृत करती है, देन संस्कृत की शक्लें, वैदिक, क्लासिकी, उसकी इलाकाई शक्लें, और तीनों के बारे में छोटे छोटे पैराग्राफ। और मजीद पॉइंट निकल के आ सकते जो हम देंगे आपको क्लास में, कि आज जो मौजूदा उर्दू है और मौजूदा उर्दू में जो जखीरे है उसका इर्तिका दरअसल कदीम हिंदारियाई दौर में पा चुका था। वैसे पॉइंट निकाल के देंगे हम आपको। तो ये पूरा आंसर आपका 150 वर्ड विद इन 2 पेज में लिखे जैसा आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के साथ रेडी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो एक सवाल तो ऐसा आएगा कि कदीम हिंदारियाई दौर पर नोट लिखिए, तो ये तो ओपन क्वेश्चन होता है, आपको जितने पॉइंट मालूम यहां पर लिख देना। लेकिन सवाल ऐसा आया कि कदीम हिंदारियाई दौर में संस्कृत जबान की अहमियत क्या थी। अब आया तो अब ये सवाल की डिमांड के हिसाब से आपको कंटेंट आना। तो सवाल तो सीधा सीधा है ना कि कदीम हिंदारियाई दौर में संस्कृत जबान की अहमियत क्या थी, जायजा लीजिए, बताइए अब मुझे आप लोग। सर वो वैदिक और क्लासिक वाला। हाँ हाँ, उसको किस तरीके से आप अहमियत का जामा पहनाकर आंसर बनाएंगे। यहां पर जो रटा हुआ है पैराग्राफ वैसा नहीं लिखना पड़ता, यू नीड टू राइट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सवाल है कदीम हिंदारियाई दौर में संस्कृत जबान की क्या अहमियत थी, वजाहत कीजिए। बोलिए, किसी को समझ में आया? सर तो उस दौर की नुमाइंदगी तो संस्कृत जबान ही करती थी ना, मतलब उसी हाँ, जबान ये में तो किया था। इंट्रो पॉइंट हो गया, ये इंट्रो पॉइंट हो गया। अब उसकी अहमियत इन सतहों पर थी, आप कैसे बताएंगे? आप सब पढ़े हुए हैं बट एनालाइज करना आना आपको। देखो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कदीम हिंदारियाई दौर की नुमाइंदगी संस्कृत कर रही है, अब इसकी अहमियत पूछ रहा तो नहीं, अहमियत लिखना आपको। तो आपको एक शक्ल मालूम है कि वैदिक, वैदिक एक शक्ल है ना। तो संस्कृत जबान की अहमियत मजहबी सतह पर थी, आप वहां से पॉइंट लेकर जाएंगे। सबसे पहले ये शक्ल जो हमें मिली वेदों की जबान में मिली। वेदे क्या थी? हिंदू मजहब की अहम किताबें हैं, और आगे चल के इस जबान पर पंडितों का राज चला। तो ये एक वैदिक से लेकर आप पंडितों के राज तक पॉइंट बताएंगे कि इसको मजहबी अहमियत हासिल थी। ठीक है। दूसरी शक्ल आपने क्या बताई? क्लासिकी। तो अब दूसरा अहमियत वाला पैराग्राफ क्या आ सकता है, सोचो। अदबी सतह पर। वेरी गुड। जब संस्कृत में अदबी नमूने हमें देखने को मिले जैसे महाभारत, रामायण वगैरह, तो ये अदब के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुई, तो इसकी अहमियत अदबी सतह पर भी हुई। वेरी गुड। तीसरा पैराग्राफ, इसकी अहमियत क्या बता सकते हैं आप? तीन शक्लें इलाकाई शक्लें, याद है ना? जी सर। अब उसको जोड़ो, अब उसको जोड़ो सवाल की डिमांड से। और फिर इलाके के हिसाब से वो बोलचाल की, मतलब जबान बोली हाँ, जाती थी। बोलचाल की तर्ज पर भी अहमियत थी।
और मुख्तलिफ इलाकों में इसकी मुख्तलिफ शक्लें थी, जैसे उदेशिया, पराचिया, मध्य देशा, ठीक है, बोलचाल की सतह पर भी थी। अब यहां से चौथा पैराग्राफ वो आपको मेंटर दे सकता, टीचर दे सकता। वो पॉइंट ये है कि आज की जो जदीद जदीद उर्दू है उसमें भी जो मवाद है, जखीरा अल्फाज है, वो संस्कृत से आया, कदीम हिंदारियाई दौर से आया, ठीक है, कदीम हिंदारियाई दौर से आया। तो आप वहां से पैराग्राफ बनाएंगे कि भाई आज की मौजूदा उर्दू में जो मसवतें हैं और जो माकूसी आवाजें हैं उसका इर्तिका भी कदीम हिंदारियाई दौर संस्कृत से हो चुका था, ऐसा। फिर उर्दू का सिलसिला 3,500 साल से होता हुआ किस जबान से जाकर मिल सकता? उर्दू का सिलसिला किस जबान से जाकर मिलता है? संस्कृत की, संस्कृत से, संस्कृत से। तो इतने सारी अहमियत वाले पॉइंट आप लिखते हुए का आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक शक्ल है आंसर की, आप किताबों में पढ़ते, आपको जो मवाद किताबों से मिल गया वो मिल गया, तो हो सकता है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आपका काम बन गया। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, जिसको आपको बनाकर एनालिटिक वे में एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखना है, वहां पर आपको मेंटर जरूरी है। कंटेंट वही रहेगा, उसको समझने की सलाहियत चाहिए और आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कोचिंग क्लासेस आपको मदद करेंगे, हर टॉपिक पे आपको रेडीमेड आंसर बनाकर देंगे हम। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल कदीम हिंदारियाई दौर का लिया हमने। अब दूसरा देखो, वस्त हिंदारियाई दौर। अब इसमें तरह तरह से सवाल बनते। एक ये आता कि वस्त हिंदारियाई जबानों से क्या मुराद है, चंद जबानों का मिसालें देते हुए वजाहत कीजिए। वस्त हिंदारियाई जबानों से क्या मुराद, चंद जबानों का जायजा लीजिए, ऐसा आ सकता। या फिर एक ऐसा आता सवाल, वस्त हिंदारियाई दौर में प्रकृतों की मुख्तलिफ शक्लों का जायजा लीजिए, ठीक है, ये भी वही सवाल है। तीसरा सवाल ऐसा आ सकता कि वस्त हिंदारियाई दौर में कौन सी जबानें और बोलियां इर्तिफा पाती थी, मुफस्सिल लिखिए। तो अब ये तीन तरीके के सवाल हो गए। तो अब देखो यहां पर क्या है, वक्त हिंदारियाई दौर असल में क्या है, आपको ये पीरियड मालूम है। तो वस्त हिंदारियाई दौर हिंद आरियाई जबानों के इर्तिका का दूसरा दौर है, और इसका टाइम पीरियड मालूम रहना, 500 BC से 1000 AD, 1500 साल का ये पीरियड रहा। और इस दौर की नुमाइंदगी कौन सी जबानें करती हैं, किसी को पता है? प्राकृत। वेरी गुड। प्राकृत और इसकी मुख्तलिफ शक्लें। प्राकृत की 3 शक्लें थी, किसी को पता है? पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी प्राकृत। हाँ, पहली प्राकृत को क्या बोलोगे, दूसरी को क्या बोलोगे, तीसरी को क्या बोलोगे? पहली को इब्तिदाई प्राकृत बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, टाइटल चाहिए मुझे, जबान का नाम चाहिए वहां पर। पाली, पाली जबान बोल सकते हैं। वेरी गुड, पाली। पहली प्रकृत मतलब पाली, दूसरी प्रकृत उसके अंदर मागधी प्राकृत है, शोरगी प्राकृत है। नहीं नहीं, वो किस्में नहीं, अदबी प्रकृत में आ जाती है, अदबी प्रकृत है। और तीसरी प्रकृत वो भरिंशों का चाहिए। हाँ, अब भरनिशों का दौर, अब भरनिशों का दौर। वेरी गुड, मालूम है तुम लोगों को। अब यहाँ पर हमारा कंटेंट एज पर दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन रेडी करना हम, तो हमें ये समझ में आ गया कि वक्त हिंदारियाई दौर क्या है, वक्त हिंदारियाई जबानें क्या है। अब जैसा जैसा सवाल आएगा आप बता सकते कि संस्कृत की प्रकृत की मुख्तलिफ शक्लें बोला तो नहीं, पहली प्रकृत उसमें पाली, दूसरी प्रकृत उसमें अदबी प्रकृत है और उसकी मुख्तलिफ शक्लें, तीसरी प्रकृत अब भरनी, ऐसा।
ठीक है। अब इसके ऊपर कंटेंट आपको मिलते जाएगा, आप आंसर 10 मार्क्स का भी लिख कर आ सकते हैं, 15 का भी लिख के आ सकते हैं, 20 का भी लिख के आ सकते हैं इसमें। अब यहां पर से मजीद सवाल कैसे आते हैं वक्ती में मैं बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट। एक ऐसा पूछता है कि अपभरनिश से क्या मुराद है, शोर श्रेणी अपभरनिश से निकलने वाली जबानों का जायजा लीजिए, ऐसा सवाल भी आया। यानी उन्हीं प्रकृति की तीसरी शक्ल डायरेक्टली अपभरनिश पे चले गया और पूछा कि अपभरनिश से क्या मुराद है, और उसकी एक जो शक्ल थी शोरशीनी अपभरनिश, उससे निकलने वाली जबानों का जायजा लो बोल दिया। तो आपको ये सारी तफसीलात के साथ पढ़ना है। तो यहां पर आपको क्लैरिफिकेशन रहना कि भाई व्हाट इज अपभरनिश। किसी को पता है तो बोल सकते हैं। सर बिगड़ी हुई, भ्रष्ट। हाँ, वेरी गुड। तो ये किसकी बिगड़ी हुई शक्ल थी? किसी जबान की तो बिगड़ी हुई शक्ल रहना ना ये। प्राकृत की। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपभरनिश दरअसल प्रकृति की बिगड़ी हुई शक्ल है, ठीक है, और ये एक वक्त हिंदारियाई जबान है, ठीक है। तो इसका इर्तिफा कैसा हुआ क्या नहीं आप पूरा तफसील से लिखेंगे, इसकी जो शक्लें थे आप तफसील से लिख कर आ सकते हैं। फिर आपको पूछा गया कि शोरशीनी अपभरनिश से निकलने वाली जबानें। तो अब आपको ये मालूम रहना कि भाई जो अपभरनिश ये हैं और उसकी जो शक्लें हैं उनसे भी जबानें इर्तिफा पाई या बोलियां इर्तिफा पाई, उनके बारे में भी आपको मालूम रहना। तो अपभरनिशों से जो जबानें इर्तिफा पाई वो है जदीद हिंदारियाई जबान। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, शोरशीन, शोरशीन अपभरनिश। शोरशीन अपभरनिश से इर्तिफा पाने वाली चंद जदीद हिंदारियाई जबानों के नाम बताइए, कोई भी। राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी। वेरी गुड। राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी। और हमारी जबान उर्दू। उर्दू। उर्दू का इर्तिफा और हिंदी, उर्दू और हिंदी का इर्तिफा भी शोरशीनी अपभरनिश से ही होता है। जब सिलसिला देखोगे आप तो शोरशीनी अपभरनिश से जो है मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां इर्तिफा पाती है। और मगरिबी हिंदी की एक अहम बोली होती है खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही उर्दू और हिंदी निकले, यानी हिंदुस्तानी निकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा आंसर करके आ सकते, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर यह एड्रेस भी कर दिया भाई कि जदीद हिंदारियाई जबानें क्या हैं, इनकी खुसूसियात वगैरह सब कुछ हम करेंगे। अब एक ऐसा भी सवाल आता है आपको, उर्दू एक जदीद हिंदारियाई जबान है, वजाहत कीजिए। ऐसा सवाल आता कि उर्दू एक मॉडर्न इंडो आर्यन जबान है, वजाहत कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको क्या समझाया कि ये जो सिलेबस का पहला पॉइंट है कितना गहरा है, कितने किस्म के सवाल आ सकते, लेकिन आसानी क्या है, एक बार इसको अगर से समझ लिए तो ये जबान पे याद हो जाती चीजें। आपको अदर सब्जेक्ट के जैसा बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है अलहमदुलिल्लाह। एक बार आपने याद कर लिया तो ये जवाबात याद हो जाते। और इसमें पिछले 10-11 साल में जितने भी सवाल पूछे गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन 3 पॉइंट पे उसमें अगर से 25 सवाल पूछे, वो 25 के आंसर भी हमारे पास हो जाते हैं। तो आपको जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भाई मॉडल आंसर्स नहीं है आपके उर्दू ऑप्शनल में, वो हमारे कोचिंग प्रोग्राम में हो जाएंगे आपको, बाहर कहीं नहीं मिलते, हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। अब सिलेबस का दूसरा पॉइंट लेकर जा रहा हूं भाई, पेपर 1 सेक्शन ए में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वो है मगरिबी हिंदी और इसकी बोलियां। तो अब आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट मालूम रहना कि भाई ये मगरिबी हिंदी क्या है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि मगरिबी हिंदी क्या है, इसका सिलसिला किस शोरशेनी अपभरनिश या किस अपभरनिश से होता है,
फिर इसकी जो बोलियां हैं, 5 अहम बोलियां हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। इनके बारे में आपको मुख्तसर खुसूसियात वगैरह पता रहना। फर्दर इसके ऊपर अच्छे सवाल आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है और इसकी बोलियों पर रोशनी डालिए। सीधा सवाल। कभी कभी ऐसा आता सवाल, मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है और इसकी कोई 2 बोलियों का जायजा लीजिए, या किसी 2 बोलियों का तकाबुली मुताला कीजिए, कंपेयर कीजिए। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। और मजीद ये जो 5 इसकी बोलियां हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, इनके दरमियान आपको अच्छा खासा पढ़ के जाना है। और क्या करना, इन जबानों का उर्दू से क्या रिश्ता रहा वो भी देख लेते जाना। ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आते आपको, जैसे उर्दू और खड़ी बोली का लिसानी जायजे का रिश्ता, लिसानी रिश्ते का जायजा लीजिए। उर्दू और खड़ी बोली के लिसानी रिश्ते का जायजा लीजिए, ऐसा सवाल आता। उर्दू और हरियाणवी के लिसानी रिश्ते का जायजा लीजिए, ऐसा। तो ये आपको समझ में आना कि सिलेबस को कैसे हम कवर करें, सवालात ऐसे आते। तो एक एक चीजें आप पढ़ते जाएंगे, फिर उसको आप मॉडल आंसर के तौर पर तैयार कर लोगे। पिछले 10 साल में 10 किस्म के सवाल थे, तो भी वो आंसर हो जाएगा आपके पास तैयार। ये एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इससे 20 मार्क्स आएंगे, कभी इससे 40 आएंगे, मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियों वाले पॉइंट से। देन तीसरा पॉइंट है उर्दू जबान के बारे में नजरियात, यानी इसके पैदाइश को लेकर मुख्तलिफ नजरियात है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई थी। और उर्दू की पैदाइश को लेकर क्या है, बहुत सारे नजरियात हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक नजरिया है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। किसी को पता है उर्दू दक्कन में पैदा हुई? एक ऐसा नजरिया भी है। और इसके नजरिए को किसने पेश किया? यस सर, और नसीरुद्दीन हाशमी ने किया था। हाँ, आमिना खातून और हाशमी साहब, ठीक है। क्या ये नजरिया सही है? उर्दू दक्कन में पैदा हुई, क्या ये नजरिया सही है? ठीक है। तो सवाल ऐसा आता, उर्दू दक्कन में पैदा हुई, इस नजरिए से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं, किस हद तक आप इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा सवाल आता। दूसरा नजरिया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, उर्दू पंजाब में पैदा हुई। तो यहां पर फिर से सवाल आएगा कि इस नजरिए से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं, तायीद या तरदीद में लिखिए। फिर एक सवाल आता कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। फिर एक सवाल आता कि भाई उर्दू जो है ब्रज भाषा से निकली है, ठीक है। और एक सवाल आता कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ऐसे बहुत सारे नजरियात हैं, आपको यहाँ पर पूरे नजरियात एक साथ कवर करा देंगे। फिर इसके बाद आपको एक पॉइंट दिया जाएगा कि उर्दू का सबसे काबिल कबूल नजरिया, बताओ सबसे काबिल कबूल नजरिया किसने पेश किया? सर मोहम्मद हुसैन आजाद ने किया था कि उर्दू हमारी ये क्या नहीं, आजाद ने नहीं। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, इनका नजरिया सबसे काबिल कबूल नजरिया है, ठीक है। आजाद की नजरिए की तरदीद हो जाएगी क्योंकि उन्होंने ब्रश से निकलने की बात कही थी, ठीक है। तो ये पूरे नजरियात आपको कवर कराना है, ठीक है। यहाँ से अच्छे खासे सवाल आ सकते हैं, कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 50 यहाँ से आपको मार्क्स आ सकते हैं। देन यहाँ पर एक देखिए दक्कनी उर्दू,
जब ये टॉपिक शुरू हो जाएगा दक्कनी उर्दू, तो यहाँ पर आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा और इसको हम तो बहुत गहराई तक मुताला करेंगे, क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे जो है एस्पिरेंट, हम खुद दक्कन के, मैं खुद दक्कन का हूँ, तेलंगाना हैदराबाद रीजन, और तुम लोग भी महाराष्ट्र औरंगाबाद वाले और कर्नाटक बेल्ट के जो स्टूडेंट्स है, ये पूरा दक्कन है एक तरीके से। फिर यहाँ पर जो सवाल है दक्कनी उर्दू और इसकी अहम लिसानी खुसूसियात, तो यहाँ पर सवालात आते आपको कि दक्कनी उर्दू का आगाज और इर्तिका जायजा लीजिए। फिर ऐसा आता कि दक्कनी उर्दू के आगाज और इर्तिका के असबाब बयान कीजिए, असबाब बयान कीजिए। फिर एक सवाल आता कि इसके लिसानी खुसूसियात बताइए। फिर एक सवाल आता कि दक्कनी उर्दू के इर्तिका में सूफियाए कराम का क्या हिस्सा रहा। फिर एक सवाल आता कि दक्कनी उर्दू के इर्तिका में जो हुक्मरानों का हिस्सा रहा या 3 सल्तनतों का जो हिस्सा रहा, बहमनी, आदिल शाही, कुतुब शाही, वो सवाल आएगा आपको। तो ये बहुत अच्छा पेज है, यहाँ पर आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दक्कनी उर्दू पूरा रेडीमेड आंसर आपका कवर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 70 मार्क्स दक्कनी से आ सकते हैं आपको। फिर इसके बाद पॉइंट है उर्दू जबान की समाजी, तहजीबी और सकाफती खुसूसियात। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बाउंसर किस्म के सवाल आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी सवाल पूछ सकता वो। एक सवाल तो ऐसा पूछा था कि उर्दू जबान की इनफरादियत तफसीली जायजा लीजिए, उर्दू जबान की इनफरादियत तफसीली जायजा लीजिए। तो व्हाट इज द यूनिकनेस, यूनिक फीचर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ऐसा सवाल का मतलब। तो आपको पता रहना कि भाई उर्दू की यूनिकनेस क्या है। ठीक है, ये पूरा जवाब आपको करा देते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद यह सिलेबस के आखिरी हिस्से में पेपर 1 में सेक्शन ए में छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे रस्मुल खत, यानी कि उर्दू का रस्मुल खत, इसकी खूबियां, इसकी खाबियां, इसका पस मंजर, तहजीबी व तारीखी पस मंजर सब मालूम रहना। ये तो आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया रस्मुल खत, बहुत सवाल आ रहे, क्योंकि इसके खूबियों का जायजा लो बोल रहा, कभी खामियों का लो बोल रहा, कभी इसके तहजीबी और तारीखी पस मंजर को बताओ बोल रहा। देन उर्दू जबान जो है इसका सूती यानी आवाज से रिलेटेड जो निजाम है, सूती निजाम, उसका जायजा लो बोल रहा। देन जखीरा अल्फाज, उर्दू का जो जखीरा अल्फाज है उसके बारे में, और कुल मिला के लास्ट में उर्दू का आगाज और इर्तिका, कि उर्दू का ही आगाज और इर्तिका कैसा हुआ, वो सब आप जायजा ले लो। तो इतने पॉइंट कवर करने पे आपका पेपर 1 सेक्शन ए कवर हो जाता। तो यूपीएससी क्या करती है, एक सेक्शन पे आपको 4 सवाल पूछती है। पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, 50 मार्क्स, एंड ईच क्वेश्चन इज कंपल्सरी। तो पहले सवाल में 5 सवाल होते हैं और 5 कंपल्सरी होते हैं, 50 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, यहां पर आपको ईच क्वेश्चन हैज 3 क्वेश्चन, ए बी सी करके, ए बी सी करके। तो आपको चॉइस रहती कि आप 2 करो या 3 करो या 4 करो, आपकी मर्जी। और एक सेक्शन से आप मैक्सिमम 150 स्कोर कर सकते हैं, 150। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो पक्का करना ही है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 करो या 3 करो या 4, यानी मैक्सिमम टोटल मिलाकर आप 150 करके आना ये सेक्शन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया, पेपर 1 सेक्शन ए और उसका सिलेबस। तो हमारे कोचिंग प्रोग्राम में ये जो हिस्सा है इसके फैकल्टी मैं खुद हूं, मोहसिन सर खुद ये क्लासेस लेंगे। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझो कि पिछले 10 साल से
यूपीएससी उर्दू लिटरेचर में कोई मेंटर अवेलेबल है तो वो मैं हूं अलहमदुलिल्लाह, पिछले 10 साल से एक्टिव मेंटर। क्योंकि मैंने 5 मेंस लिखे और 2020 में इंटरव्यू दिया, लगातार मेंस लिखा, 2020 में इंटरव्यू, और उसके बाद से उर्दू ऑप्शनल कोचिंग शुरू करे हम। पहले नुसुद्दीन सर के निगरानी में करते थे, फिर और 2 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ कोचिंग प्रोग्राम चलाए, तो यानी 5 बैचेस। तो 5 बैचेस और खुद का 5 साल का मेंस का तजुर्बा प्लस मेरा खुद का एमए उर्दू, तो एमए उर्दू भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मदद, तो इतना सारा एक्सपीरियंस आपको एक जगह मिल जाएगा, एमए उर्दू भी और पिछला 10 साल का यूपीएससी का एक्सपीरियंस भी आपको एक जगह मिल जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन पेपर 1 सेक्शन ए मैं खुद कवर कराऊंगा। और इसमें हमारे क्लासेस कितने लगेंगे अंदाजा बता रहा हूं आपको। 1 आवर एवरेज अगर से हमारी क्लास रही समझो 25 आवर्स, 25 आवर्स में हमारा पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज कवर हो जाता है। 25 से 30 घंटों में आपका पूरा सिलेबस कवर। और ऑफिशियल क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो प्रेफरेंस है कि हम सुबह मॉर्निंग में क्लास रख लेंगे इंशाल्लाह। मॉर्निंग आजकल 7 बजे भी आप क्लास स्टार्ट कर ले सकते हैं, 7 to 8 1 आवर हो गया, ठीक है। या 1.5 घंटे की क्लास ले लो, 7 से 8:30 डेली ले सकते हैं हम लोग, या मंडे टू फ्राइडे ले सकते हैं, यानी वीक में 5 क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 सेक्शन ए सिलेबस देखे, हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे, मार्किंग पैटर्न देखे, फैकल्टीज देख लिए, नंबर ऑफ क्लासेस देख लिए, और आपको पढ़ने का कुछ नहीं है, पूरा जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको डिक्टेट करके दे दूंगा। हमारे क्लास नोट्स ही आप रिवाइज कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। यहां तक समझ में आया सबको? जी सर, यस। हाँ, अब पेपर 1 सेक्शन बी, ठीक है। यहां का हिस्सा देखो सिलेबस का। यहां पर भी सिलेबस में 5 मेजर पॉइंट दिए उसने। एक शायरी और इसके असनाफ, दूसरा नस्र और उसके असनाफ। अब कमाल की बात क्या है, ये जो असनाफ यहां पर मेंशन है, यू नीड टू रिलेट दीज विथ पेपर 2। इसको पेपर 2 से रिलेट कर लिए ना, बड़ा आसान हो जाएगा आपका पेपर 2 भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये नस्र वाले असनाफ है, नावल, दास्तान। तो पेपर 2 में हमारे कौन सी दास्तान है? मीरा मन बाग बहार। वेरी गुड। कौन सी नावल है पेपर 2 में? सर उर्दू नावल का इर्तिकाब हो। नहीं, नावल कौन सी, पर्टिकुलर नावल कौन सी पढ़ते हैं पेपर 2 के लिए? आजाद। प्रेमचंद की नावल कौन सी? गौदान। गौदान। हाँ, गौदान, गौदान, ठीक है। खुतूत, 2 किस्म के खुतूत कवर करना है पेपर 2 के लिए हमारे को। किसके किसके खुतूत पढ़ना है? खुतूत गालिब, हाँ, मौलाना आजाद के। तो खुतूत गालिब और मौलाना आजाद के भागो अपना गुब्बारे खातिर, तो खुतूत हो गया। देन मुख्तसर कहानी या मुख्तसर अफसाना, तो अफसाने में कौन सा अफसाना कवर करना है अपने को? राजेंद्र सिंह बेदी का अपने दुख मुझे दे दो। हाँ, बेदी का अपने दुख मुझे दे दो, और उसमें मौजूद 9 अफसाने, ठीक है, वेरी गुड। और इंशाइया, तो पेपर 2 में कौन सा इंशाइया कवर करना है? कौन से ख्याल, कौन से ख्याल? अनारकली का सर। नहीं नहीं, इंशाइया, इंशाइया। अनारकली तो ड्रामा है।
इंशाइया। देखो आ जाओ, यहां से मैं तुम्हारा पेपर 2 पे लेके जा रहा हूं। पेपर 2 में सेक्शन ए में आपको टोटल 6 टॉपिक दिया उसने। पहला टॉपिक है एक दास्तान बागो बहार मीर अमन की, दूसरा है नावल गाउदान प्रेमचंद, देन मुख्तसर अफसाना अपने दुख मुझे दे दो बेदी की। खुतूत 2 किस्म के खुतूत है, खुतूत गालिब और गुब्बार खातिर, और इंशाइया है आपको नेरंग ख्याल कवर करना है मोहम्मद हुसैन आजाद। तो अगर से आप पेपर 1 उसमें सेक्शन बी और उसका जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड यूनिट था, वो अगर से आप बेसिक कवर कर लिए तो पूरा पेपर 2 में आपको मदद मिलेगी। तो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मिसाल के तौर पर आप दास्तान से क्या मुराद है, दास्तान के क्या अज्जा होते हैं, दास्तानों का उर्दू में इर्तिका, उर्दू की चंद अहम दास्तानें और दास्तानों की अहमियत तहजीबी, तारीखी और माशिरती जो भी अहमियत हो सकती है वो पूरे आपको मालूम रहेगा। तो जब आप ये बेसिक कवर कर लेके बागो बहार में आते तो आपको बड़ा आसान हो जाता। तो पेपर 1 के ये दोनों पॉइंट आपको कहां मदद करेंगे, पेपर 2 में। ठीक है, तो यहां पर ये जो बी सेक्शन है अदर फैकल्टीज कवर करके देंगे आपको। बी वाला सेलेक्टेड कैंडिडेट है, अभी डिप्यूटी जेलर है, डिप्यूटी जेलर हीना मैडम और आसिम सर है, वो भी सिलेक्टेड है। ये दोनों या दोनों में से कोई एक आपको ये कवर करके देगा। ठीक है, और मजीद भी आपको अगर से इस पे क्लासेस की जरूरत पड़ रही तो वो मैं ले लूंगा, अगर से और जरूरत भी पड़ रही तो वो मैं ले सकता, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैकल्टी अलग अलग है समझो। तो ये पूरा आपको बताने की बात यह है कि वी नीड टू इंटरलिंक विथ अवर पेपर 2। और जैसा ही आप पेपर 2 में आ जाएंगे, यहां पर पेपर 2 सेक्शन ए, तो ये 6 पॉइंट पूरे की पूरे मैं कवर कराऊंगा आपको, ये मेरा एरिया है। तो आपको बागो बहार इसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इख्तिबास जो आते हैं जिसकी आपको तशरीह सिखाना होता है कि सियाक और सिबाक के साथ अदबी फनी मुहासिन के साथ तशरीह कराना, वो मैं कराऊंगा। तो आपको पूरा रेडीमेड सियाक और सिबाक करा दूंगा, किस तरीके से अदबी फनी मुहासिन को आप इस्तेमाल करोगे, कैसा क्रिटिक का इस्तेमाल करोगे, कैसा तशरीह करोगे, वो सब मैं सिखाऊंगा। और बागो बहार पर अगर से उसने 10 किस्म के सवालात पूछे तो वो पूरे जवाबात भी मैं करा दूंगा। इसी तरीके से गोदान अपने दुख मुझे दे दो और अपने दुख मुझे दे दो में इंपॉर्टेंट जो मुख्तसर अफसाने हैं वो भी मैं कराऊंगा। एक तो हम अपने दुख मुझे दे दो जिसमें इंदु और मदन है वो तो करेंगे, इसके अलावा लाजवंती, इसको मजीद हम तफसील से पढ़ेंगे लाजवंती, और दूसरे अफसानों पे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। खुतूत गालिब में इंपॉर्टेंट जो खुतूत होते हैं गालिब के उसका भी जायजा लेंगे हम, और पिछले 10 साल के जवाबात भी कर लेंगे। गुब्बार खातिर पर भी ऐसे ही, और इंशाइया जो है नेरंग ख्याल, इसमें इंपॉर्टेंट जो इंशाइये है, आगाज आफरीन इसमें बाग आलम का क्या रंग था, रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, उम्मीद गुलशन, तो जितने भी नाम है ना वो पूरे हम पढ़ेंगे और उनका भी हम जायजा ले लेंगे और पूरे आंसर एक जगह पर हम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बागो बहार में एक 7 टाइप के क्वेश्चन है समझो, तो 7 टाइप के आंसर। गोदान में 7 टाइप के सवाल थे तो 7 टाइप के आंसर पूरे। मिसाल के तौर पर गोदान की बात दे रहा हूं मैं। एक सवाल आता आपको, गोदान की रोशनी में प्रेमचंद की नावल निगारी का जायजा लीजिए। सीधा सवाल है कि गोदान की रोशनी में आपको प्रेमचंद की नावल निगारी का जायजा लेना है। दूसरा सवाल हटके है, गोदान एक माशिरती नावल है, इस बात से आप किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा सवाल। देन
तीसरा सवाल ऐसा आता, गोदान की किरदार निगारी का जायजा लीजिए, यानी अब पूरा सवाल सिर्फ किरदार निगारी पर आया। चौथा ऐसा आता, हूरी जो एक अहम मरकजी किरदार है, हूरी के किरदार का तनकीदी जायजा लीजिए। मजीद इसकी बीवी धनिया, धनिया के किरदार पर आ सकता, आया भी, वैसा भी पूछ सकता हुआ। और एक ऐसा आता, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ गोदान इन कॉन्टेम्पररी सोसाइटी। हम क्या बोल सकते हैं इसको कॉन्टेम्पररी मतलब, अहद हाजिर में गोदान की मानवियत, ये सवाल पूछा हमारे को, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ गोदान। तो ये किताबों में नहीं है, आपको करना पड़ेगा। तो जब आप टीचर के साथ जायजा लेते हुए इसको कॉन्टेम्पररी इश्यूज से कनेक्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यस, गोदान एज ए नॉवेल हैज रिलेवेंस इन कॉन्टेम्पररी पीरियड। ओके, जो भी इश्यूज उसमें मेंशन किए गए, वी नीड टू एड्रेस, पूरे बता सकते हैं, आप रिलेट कर सकते। समझ में आ रही चीजें? यस सर। हाँ, तो पेपर 2 सेक्शन ए, इसमें सवालात वही 4 सवालात आएंगे। सवाल नंबर 1 में ए बी सी डी ई करते हुए यहाँ पर 5 पैराग्राफ आएंगे आपको, यानी जिसको इख्तिबास बोलेंगे, जिसका आपको तशरीह करना है सियाक व सबाक अदबी फनी मुहासिन के साथ। तो ये 6 में से 5 टॉपिक पे पूछता हूं, वो पूरे मैं कराऊंगा आपको। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें से मैक्सिमम यू कैन अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन। तो आप पूरा 150 मार्क्स यहां से लेकर आ सकते। तो इधर से 150, उधर से 150, ठीक है, मेरी तरफ से आप आसानी से कवर कर लेंगे। फिर अब ये जो पेपर 2 का सेक्शन बी है, जिसमें ये शायरी और शायरों का जो नाम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे मीर तकी मीर, गालिब, इकबाल, फैज, फिराक, अख्तरुल ईमान एंड मीर हसन सहरुल बयान, ये हिस्सा हिना मैडम लेंगे आपको। हिना मैडम लेंगे, अभी डिप्यूटी जेलर है, ठीक है, तो ये लेंगे। अब इसका फायदा क्या है, जब आप यहां पर पेपर 1 में आएंगे, शायरी वाला असनाफ कवर कर रहे, जैसे गजल पढ़ा, तो गजल क्या है, गजल के जो हैयत होती है और गजल की जो उर्दू शायरी की आबरू क्यों कहा जाता है, ऐसा कवर करते करते अहम गजल को शायर भी आप कवर कर लेना। उसमें जब आएंगे आप मीर तकी मीर को पढ़ते, गालिब को पढ़ते, ठीक है, सबको पढ़ लेना। अब इसी तरीके से मसनवी, तो मसनवी सहरुल बयान आपको डायरेक्टली सिलेबस में है, ठीक है, ऐसा। देन कसीदा, मरसिया, रुबाई, जदीद नज़म, ये पूरे जो असनाफ है, शेरी असनाफ, इनके बारे में आप अच्छे से कवर कर लेना। सवाल आते, मिसाल के तौर पर सवाल आता आपको, कसीदे के अज्जाए तरकीबी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो कसीदे के अज्जाए तरकीबी किसी को पता है तो बता सकते हैं मुझे। तशबीब और गुरेज, तशबीब, गुरेज, मदाद हुआ, ठीक है। हाँ, अब ये आंसर हो जाता, इसके ऊपर लिख लेना, छोटा छोटा एग्जाम्पल मालूम रह जाना। इसी तरीके से एक सवाल आता कि भाई अहम कसीदा गो शायर के बारे में लिखिए, तो 2 इंपॉर्टेंट आप पढ़ लेके चल जाना, इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब भी पढ़ लेके गए तो काफी हो जाता। इसी तरीके से मरसिया के ऊपर सवाल आता आपको, मरसिया पे बहुत सारे सवाल आते, मैं 1-2 बता रहा। एक तो हमारे को आया था 2019 या 18 में, मरसिए के अज्जाए तरकीबी को मिसालों से समझाइए। तो मरसिए के अज्जाए तरकीबी किसी को पता है, कितने अज्जा तरकीबी होते हैं इसके? सर 8 होते हैं। 8 होते हैं, वेरी गुड। 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं मरसिए के। चेहरा, ठीक है, और इससे होते हुए पूरे पॉइंट्स आपको मालूम रहना,
देन रुबाई, जदीद नज़म। जदीद नज़म पे बहुत प्यारे क्वेश्चन आते, अभी भी आए, ठीक है। और जदीद नज़म में जो हाली और मोहम्मद हुसैन आजाद, इन दोनों का जो खिदमात रहे उसके बारे में सवाल पूछता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे टॉपिक कवर करना यहाँ पर पेपर 1 सेक्शन बी। आगे यहाँ पर देखो दबिस्तान है, तो इसमें दो अहम दबिस्तान है, दहलवी और लखनवी दबिस्तान। यहाँ पर से सवाल आते और इन दोनों दबिस्तानों की जो शायरी, खुसूसियात या इम्तियाजात रहे उसके ऊपर सवाल पूछता। यहाँ की जो शायरी रही एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक है आहा की शायरी, एक है वाह की शायरी, ठीक है। एक में दर्द गम की झलके नजर आएगी, एक में मस्ती मजा, ठीक है। तो वो पूरा आपको मिसालों के साथ याद हो जाना। देन उर्दू की जो अदबी तहरीकें हैं उसके बारे में सवाल आता है यहाँ से। अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, ये चारों तहरीकों के ऊपर सवाल आएंगे आपको। और उसके बाद है तनकीद निगार। 5 तनकीद निगार दिए गए, हाली, शिबली, कलीमुद्दीन, एहतशाम हुसैन और आल अहमद सरवर। तो इनमें से कोई 2 तनकीद निगार, और तनकीद एज ए टॉपिक इस पे सवाल आते हैं, तनकीद से क्या मुराद है, और मुख्तलिफ शक्लों की जो तनकीद होती है, मशरिकी, मगरिबी, नफ्सियाती और अलग अलग किस्म के, वो पूरे मालूम रहना। और लास्ट में एक टॉपिक रहता मजमून, ऐसे इमेजिनरी टॉपिक देता आपको या लिटरेरी टॉपिक देता, उस पर आपको इमेजिन करते हुए लिख देना। बड़ा आसान रहता है, यहाँ पर भी ज्यादा मुश्किल सवालात नहीं देते, आपको अच्छे से लिखना आ सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 सवालात रहेंगे, कंपलसरी ये करना ही है आपको। देन 6, 7, 8 मैक्सिमम यू कैन अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको 250 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना। और खास बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवालात, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 सवालात, 10 हो गए। फिर रिमेनिंग में कोई 3 सवालात, उसमें ABC होते हैं लेकिन 3 सवालात। टोटल यू नीड टू राइट 19 क्वेश्चन इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। टोटल कितने सवालात के जवाब लिखना होता है आपको? 19 फॉर 250 मार्क्स। 19 उर्दू ऑप्शनल में या किसी भी ऑप्शनल में सिर्फ 19 लिखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 5, यहाँ 10 हो गए। फिर रिमेनिंग 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 3 क्वेश्चन, तो टोटल 9। तो जो 19 होते हैं ना उर्दू ऑप्शनल और अपनी कोचिंग की खास बात क्या है, आप ये 19 में से 17 सवालात अपनी कोचिंग के आंसर्स में से पाओगे इंशाल्लाह। 17, 19 में से 17, सिर्फ 2 सवालात नए सवालात होंगे उस दिन, आपको जस्ट बैलेंस करके आ जाना है सब। 17 सवालात आपको डायरेक्टली अपने नोट से मिल जाएंगे, किधर से भी, बेफिक्र। तो पेपर 1 में भी 17 आ जाएंगे, पेपर 2 में भी 17 आ जाएंगे, आपको बेफिक्री से आंसर पूरे कवर हो जाएंगे। तो उर्दू ऑप्शनल का फायदा यह है कि 19 में से 17 सवालात आप सीधा सीधा तैयार करके जा सकते, और हर सवाल एक बार पढ़े तो याद हो जाता जवाब आप। कोचिंग का फायदा यह है कि यू कैन राइट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एक होता है राइटिंग व्हाट वी नो, एक होता है राइटिंग व्हाट दे हैज आस्क्ड अस। तो जो वो पूछा गया वो लिखे तभी मार्क्स मिलेगा ना। सवाल पूछ रहा है कि भाई कदीम हिंदारियाई दौर में संस्कृत की क्या अहमियत थी, आप वही लिख रहे कि भाई कदीम हिंदारियाई से क्या मुराद है, उसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ, वो नहीं पूछ रहा हो, जो पूछ रहा वो लिखना, ऐसा। तो 19 में से आप 17 आंसर पूरे रेडीमेड तैयार करके जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये है एक्यूरेसी देखो, एटलीस्ट 90% आपके हाथ में पेपर है पूरा तैयार। दूसरा कोई भी ऑप्शनल ये गारंटी नहीं दे सकता कि 90% हम तैयार है, नहीं दे सकता।
तो उर्दू ऑप्शनल का ये अहमियत होती है। आप हमारे प्रीवियस बैचेस के भी अगर से रिकॉर्डिंग देखते होंगे, लेट सपोज जब हम 5th बैच पढ़ा रहे थे, उसके बाद मेंस हुआ, तो वही 90% पूरे जो चीजें हम पढ़ा दिए वही सवाल है एग्जैक्टली। और उस ब्याज से भी जाकर आप पूछ सकते हैं 5th बैच के बच्चों से। ऐसे ही जब हम 4th बैच या 3rd बैच पढ़ा रहे थे, वही तरीका रहा। और रिजल्ट भी उर्दू ऑप्शनल में बहुत अच्छा आता। एक है आसिम सर को तो 270 आए, अभी रिसेंट मार्क्स बता रहा हूं मैं, 270 आसिम सर को सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा दूसरे एस्पिरेंट है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है अभी, लेकिन शी स्कोर 270 मार्क्स एज वेल। एक लड़की है महाराष्ट्र से, उसको भी 270 आ गए, लेकिन अभी सिलेक्शन नहीं हुआ वो बंदी का, जीएस में कम रह गए। और जम्मू कश्मीर में 5 बच्चों ने हमारे पास से 300 क्रॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह, दे स्कोर 320 प्लस। तो इतने ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करें, सिलेबस को एनालाइज करें, क्वेश्चंस को एनालाइज करें, हमारे सिलेबस को पीवाईक्यू से लिंक करें, और हमारे टीचिंग मेथड्स को आपके सामने रखें कि हम कैसा पढ़ाएंगे, कितना डेप्थ में कवर करेंगे। आपको कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं रहना, इतना प्यारा हम पढ़ाकर आपको कवर करके दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल सेकंड डेमो होगा इंशाल्लाह। कल की क्लास भी 7:30 PM से होगी इंशाल्लाह। मजीद हम कंटिन्यू करेंगे और इस सिलेबस की खोज में और उर्दू ऑप्शनल की तरफ हम और रुजू होंगे इंशाल्लाह। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? सानिया, सबा, रेहाना, शेरिन, या कोई मैसेज करना चाह रहा? नो सर, कुछ भी नहीं। ओके, सब क्लियर है। तो कल इंशाल्लाह और एक लेक्चर, हाँ कल और इवनिंग में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। कल मजीद हम सिलेबस को, पीवाईक्यू को और यूपीएससी के डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो टीचिंग स्टाइल मेथड रहेगा, हमारे जो आंसर्स है, कल आपके सामने लेकर आऊंगा मैं। कल हम आंसर्स भी बताएंगे आपको, हम कैसा डिक्टेट करके रेडीमेड आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के साथ दे देंगे। ओके, चलिए कल और क्लास अटेंड कीजिए। हाँ, और आपके फ्रेंड सर्किल में उर्दू ऑप्शनल वाले कोई है तो उनको इनवाइट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।